हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग यूनिट 5 भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारा सेकंड क्लास टॉपिक है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को एक ही लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ ही आपको मैं इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था है उसका अध्ययन इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले तो पंचायती राज है क्या, तो पंचायती राज और क्या है नगरीय प्रशासन। सिंपल सा एक डेफिनेशन के तौर पे हम लोग देखें, गांव एवं जिला स्तर के जो शासन होते हैं, यानी कि गांव में जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके द्वारा स्वयं के लिए विकास की प्रक्रियाओं को संचालित करना ही क्या कहलाता है, स्थानीय शासन कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सेंटर में सरकार है, किसी की भी सरकार हो एक्स वाई जेड, अब उनके द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं, क्या वह गांव की स्थिति को जानते हैं? नहीं जानते हैं। केवल वो तो जहाँ सेंटर है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, केवल वही जानेंगे। इसलिए गांव के लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में पूर्णतः जानकारी होती है। उन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए गांव स्तर पर पंचायती राज जैसी अवधारणाओं को अपनाया गया, जिसके माध्यम से हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। क्या करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। किसका? सत्ता का। देखिए, ये है सेंटर। अब जब जब आप शक्तियां निम्न स्तर के अधिकारियों या व्यक्तियों को प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या कहलाता है? ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अब देखते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या इतिहास रहा है। तो सिंपल सा इतिहास भी हम लोग कवर करते चलेंगे। सबसे पहले चोल प्रशासन। ठीक है, शाही चोल जिनको हम लोग बोलते हैं, चोल प्रशासन से हमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती। इनका एक अभिलेख है, उत्तर मेरु अभिलेख। कौन सा? उत्तर मेरु अभिलेख। इसी अभिलेख से किसकी? स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, कब? ये 9वीं शताब्दी की बात है। और चोल साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय को माना जाता है। ठीक है, विजयालय के बाद फिर आपने सुना होगा राजेंद्र प्रथम, राज राजेश्वर, कुलोत्तुंग, कुलोत्तुंग तृतीय, ये सब क्या चोल राजाओं के नाम है। इन्हीं राजाओं ने अपने शासन को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए एवं एवं क्या प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि जनता अपने समस्याओं को स्वयं निराकरण करे, उस और निराकरण के लिए राज्य के द्वारा उन्हें क्या की जाएगी? वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता के साथ साथ उन्हें राजनीतिक सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, ये था क्या? चोल प्रशासन। अब चोल प्रशासन के उपरांत दक्षिण भारत में एक राज्य था, साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। आपने सुना होगा, सबसे फेमस राजा थे यहाँ के कृष्णदेव राय। ठीक है, उनके समय भी क्या स्थानीय स्वशासन को नियंत्रित या संचालित करने के लिए अयंगर व्यवस्था स्थापित की गई थी। कौन सी? अयंगर व्यवस्था, जिसके अंतर्गत वो क्या करते थे? स्थानीय स्वशासन को संचालित करते थे। ठीक है, और इससे पूर्व की भी हम लोग बात करें, चोल प्रशासन से पूर्व की भी बात करें, तो हमारे जो सभा समिति होती थी वैदिक कालीन, सभा समिति वैदिक कालीन में, वह भी किसका स्वरूप था? एक स्थानीय स्वशासन का स्वरूप था, जिसके माध्यम से वो लोग अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं को संचालित करते और तत्कालीन समय में होने वाले युद्ध को नियंत्रित करने का कार्य करते थे। और राजा के चुनाव में, ठीक है, राजा के इलेक्शन के लिए वो कार्य करते थे। ये क्या है? हमारे वैदिक कालीन सभा समिति के कार्य। आपको मैंने हिस्ट्री वाले लेक्चर में पढ़ाया कि सभा समिति किस प्रकार अपने कार्यों को संचालित कर रही थी। आप हमारे पुराने लेक्चर से भी देख सकते हैं हमारे चैनल में। ठीक है, यूनिट 1 आपको बहुत अच्छे से नया टॉपिक कवर करवाया गया। ठीक है, पुनः चलो हम लोग आते हैं किसमें? पंचायती राज्य में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज्य का किस प्रकार विकास हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लिए कब? ये प्राचीन या फिर मध्यकालीन इतिहास में। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन के समय हमारे यहाँ क्या व्यवस्था रखी गई थी।
ठीक है, सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, किसमें, 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जब अंग्रेजों ने किसको, प्लासी को विजित करने के पश्चात, या प्लासी विजय के पश्चात उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, और बक्सर के युद्ध को विजय करने के पश्चात उन्होंने एक एक्ट लाया, इससे क्या नाम दिया उन्होंने, कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। ठीक है, इसके तहत गांव के लिए जमींदार नियुक्त किए जाते थे। गांव में जो भी शासन प्रशासन संचालित होता था, उसके लिए क्या नियुक्त किए जाते थे, लोग जमींदार नियुक्त करते थे, और इन जमींदारों के माध्यम से शासन या गांव का प्रशासन संचालित किया जाता, जो पंचायत से स्वतंत्र एवं सरकार के प्रति जवाबदेह होते थे। ये जो जमींदार होते थे, ये सरकार के प्रति क्या होते थे, जवाबदेह होते थे। फिर 1882 का बहुत ही आईएमपी है, 1882, कौन, रिपन, कौन से आए, रिपन, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के संबंध में प्रस्ताव पारित किए। ठीक है, किसने, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया, जिसे क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का सिंपल सा अर्थ होता है एक बहुत ही बृहत स्तरीय बदलाव को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्ना कार्टे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ क्या, लॉर्ड, और लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या बोला जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात 1919 में, कब, 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी। कब, 1919 में प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित कर राज्य सूची में रख दिया गया था। ठीक है, या फिर हस्तांतरित सूची में रख दिया गया था। देखो, प्रांतों में, देखिए इस समय पे दो प्रकार के विषय होते थे। एक होते थे आरक्षित विषय, जिसका अधिकार किसके पास होता था, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के पश्चात पास, और दूसरा होता था हस्तांतरित विषय। इस विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको था, जो असेंबली होती थी, जो भारतीय असेंबली होती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल असेंबली, ठीक है, उनके पास होता था। तो हस्तांतरित विषय में ही किसे रखा गया था, स्थानीय स्वशासन को रखा गया था। ठीक है, तो ये एक काम किया गया था। इसके पश्चात 1935 में पंचायती राज्य को और अधिक सुदृढ़ एवं क्या बनाया गया, व्यापक बनाया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज्य व्यवस्था को और अधिक क्या बनाया गया, व्यापक, यानी कि इसका विस्तार किया गया, और साथ ही इसे मजबूती प्रदान करने के लिए कानून भी बनाया गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग देखेंगे क्या, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस प्रकार पंचायती राज्य के लिए कार्य किए गए। सबसे पहले तो देखिए, संविधान सभा में हुआ क्या कि स्थानीय स्वशासन के दो पक्ष बन गए। क्या हम लोग को स्थानीय स्वशासन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो महात्मा गांधी जो हमारे थे, स्थानीय स्वशासन के प्रबल समर्थक थे। कौन, महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के साथ साथ कौन व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय। ये क्या थे, स्थानीय स्वशासन के समर्थक थे। लेकिन वहीं हम लोग बात करें जो इसके पक्ष में नहीं थे, वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे। क्यों नहीं थे, उनका मानना था कि स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी एवं जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करता है। किसका, पुरुषवादी और सामाजिक ढांचे का निर्माण करता है। ये क्या थे, पक्ष में थे, और ये पक्ष में नहीं थे, अंबेडकर जी। ठीक है, सबके पृथक पृथक विचार हो सकते हैं। ठीक, तो सबने अपने विचार प्रकट किए, किसके सामने, संविधान सभा के माध्यम से। ठीक है, फिर 1900 जब 46 में संविधान सभा का गठन किया गया, और जब 1949 में या 1949 में 26 नवंबर को जब संविधान अडॉप्ट किया गया, ठीक है, तब अनुच्छेद 40 में, तब डीपीएसपी में रखा गया किसको, पंचायती राज को। ठीक है, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा या फिर राज्य का अधिकार होगा कि वो अपने क्षेत्र में क्या स्थापित कर सके, पंचायती राज को स्थापित कर सके। ये क्या
प्रावधान किया गया संविधान सभा के माध्यम से। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, और इसी अनुच्छेद को इसमें क्रियान्वित करने के लिए, ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करने के लिए 1952 में, तब 1952 में क्या लाया गया, सामुदायिक विकास योजना लाई गई। कौन सी, सामुदायिक विकास योजना, यानी कि समुदाय स्तर पर लोगों के माध्यम से सामुदायिक समस्याओं का समाधान करना, समाधान करने के पश्चात सामुदायिक विकास को सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, सामुदायिक विकास योजना का। ठीक है, और ये कहाँ, किस देश के सहयोग से लाई गई थी, फोर्ड फाउंडेशन कहाँ का, यूएसए का है। ठीक है, उसी के माध्यम से भारत में सामुदायिक विकास योजना लाई गई थी। कब, 1952, 2 अक्टूबर को। कब, 2 अक्टूबर 1952 को। और इसी योजना ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की क्या रखी, पृष्ठभूमि रखी। इसने, सामुदायिक विकास योजना ने ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। देखिए, आइए हम लोग फिर से देखते हैं पंचायती राज का इतिहास क्या क्या रहा है। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको एक ही लेक्चर में सारी पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी प्रोवाइड करा दूं, हिस्ट्री से लेकर के वर्तमान की स्थिति क्या है। ठीक है, और यहीं पर आपको याद कराता चलूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि चोल प्रशासन उत्तर मेरु अभिलेख से हमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। फिर दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, जिसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। ठीक है, उसमें जो अयंगर व्यवस्था थी वो भी स्थानीय स्वशासन पर आधारित है। और इससे भी पूर्व हम लोग बात करें प्राचीन कालीन इतिहास में, तो सभा और समिति कहीं ना कहीं ये भी किसका स्वरूप देखने को मिलता था, इनमें स्थानीय स्वशासन का स्वरूप देखने को मिलता था। और फिर ब्रिटिशों के आने के पश्चात 73 में, कब, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जमींदारों को गांव का प्रमुख नियुक्त किया गया, और इनके द्वारा ही ग्रामीण प्रशासन को क्या किया जाता था, संचालित किया जाता था। लेकिन इनके पास उतने अधिकार नहीं थे। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, ये सरकार या कंपनी के प्रति उत्तरदायी होते थे। कौन, जमींदार। फिर 1982 में लॉर्ड रिपन ने क्या, स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया, और इसे ही क्या कहा जाता था, स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए क्या रखा गया, एक प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। ठीक है, और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है, फादर माना जाता है। ठीक है, या फिर जनक माना जाता है। फिर 1919 में प्रांतों में, प्रांतों में क्या किया गया, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई, तथा स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया, हस्तांतरित सूची में। यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, सेंट्रल असेंबली को होगा। ठीक, फिर 1935 में, फिर 1935 में क्या किया गया, 1935 में स्थानीय स्वशासन को अधिक व्यापक और विस्तारित करने के साथ साथ इसे सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए। अब भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 के पश्चात, तो भारत में दो पक्ष बने। कौन कौन से पक्ष बने, जो स्थानीय स्वशासन के पक्ष में है और जो स्थानीय स्वशासन के पक्ष में नहीं है। तो महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब स्थानीय स्वशासन के क्या थे, समर्थक थे। यानी कि इस प्रकार का स्वशासन होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ग्राम स्वराज्य की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत। और वहीं जो इसके पक्ष में नहीं थे स्थानीय सुशासन के, वो कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर जी। ये क्या थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी एवं सामाजिक ढांचे का क्या करता है, निर्माण करेगा, इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं है। फिर संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया, और इन्हीं प्रावधानों को देखते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास योजना, ठीक है, सामुदायिक विकास योजना यूएसए की एक संस्था फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से इसे लाया गया और भारत में प्रारंभ किया गया। आपने सुना होगा इटावा प्रोजेक्ट करके, इटावा पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, सामुदायिक विकास योजना से संबंधित है। ठीक है, और यही विकास योजना भारत में पंचायती राज व्यवस्था की क्या बनी, पृष्ठभूमि बनी या फिर आधार बना। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसके पश्चात देखिए 1952 में, ठीक है, सामुदायिक विकास योजना लाई गई, लेकिन यह योजना क्या हो गई, विफल हो गई। कौन सी, सामुदायिक विकास योजना।
अब इसी योजना की जांच करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस योजना की जांच करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। कब बनाई गई थी? 1955 में बनाई गई थी। और उनने रिपोर्ट कब दी थी? 1957 में दी थी, ठीक है। कब दी थी उन्होंने? 1957 में रिपोर्ट दी थी, ठीक। अब इन्होंने सिफारिश क्या की? देखिए, अब यहाँ से शुरू होंगी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख कमेटियां। बहुत ही आईएमपी यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं आपके प्रीलिम्स के पेपर में। प्रत्येक बार आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिलेंगे। देखिए, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक है, ठीक। तो देखिए, अब इस समिति ने क्या सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति ने इन्होंने बोला कि जनभागिता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे ठोस तरीका क्या है? पंचायती राज। तो इन्होंने क्या बोला? पंचायती राज होना चाहिए। इसके लिए जनभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जनता या प्रत्येक लोग शासन के संचालन और नीति निर्माण के क्रियान्वयन के लिए क्या होना चाहिए? भागीदार होना चाहिए। ये क्या? यही क्या है? जन सहभागिता। फिर उन्होंने बोला कि जो पंचायती राज व्यवस्था वो कितने स्तरीय होना चाहिए? 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी इन्होंने। कितने? 3 स्तरीय पंचायती राज। यदि ग्राम स्तर पे बात करें हम लोग तो क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। यदि ब्लॉक लेवल पे हम लोग बात करें तो पंचायत समिति होगी, ठीक है। आईएमपी ये याद रखिएगा, पंचायत समिति या पंचायत परिषद जिसको बोलते थे। और जिला लेवल पे क्या होगा? जिला परिषद होगा। ये इन्होंने क्या किया? रिकमेंड किया, ठीक है। और तीसरी रिकमेंडेशन क्या थी इनकी तीसरी रिकमेंडेशन ये थी कि सरकार का काम सिर्फ इन पंचायती राज्यों को क्या करना? गाइडेंस देना या फिर दिशा निर्देश करना। और साथ ही क्या करना? उन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाना। इनका क्या था? किसका? सरकार का प्रमुख कार्य था इनके संबंध में, ठीक है। ये क्या होगा? ये क्या हो गया? हमारी बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें हो गई। देखिए, इतनी सिफारिशें पूछते हैं वो लोग, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। और इन्हीं सिफारिशों को भारत सरकार के द्वारा कब? 1958 में स्वीकार कर लिया गया। कब? 1958 में स्वीकार कर लिया गया। और 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की पहली 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया? प्रारंभ किया। कहाँ से? नागौर जिले के राजस्थान से। कहाँ से? नागौर जिले के राजस्थान से इसको क्या किया? उद्घाटना की या फिर इसका क्या किया इन्होंने? प्रारंभ किया। लेकिन 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने इसे विकासखंड लेवल पर अपनाया है। आंध्र प्रदेश ने विकासखंड लेवल पर अपनाया। तो बोल सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। बहुत ही आईएमपी है। देखिए, उन्होंने प्रारंभ कहाँ से किया था? उन्होंने राजस्थान से किया था। उन्होंने जैसे कहीं गए होंगे रैली में तो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग अब कब? 2 अक्टूबर 1959 से हम लोग क्या प्रारंभ करेंगे? पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करेंगे। और यह पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की होगी? त्रिस्तरीय होगी। अब इसी भाषण को सुनते हुए आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर 1959 को क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को विकासखंड लेवल पे क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। ये क्या हो गया हमारा? बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश है। अब इसके पश्चात देखिए, समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसका निर्माण किया गया? कमेटी का निर्माण किया जाता था। अब उसी के पश्चात अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई। अशोक मेहता समिति कब बनाई गई है? 1977 में। किस? जनता पार्टी की सरकार ने, ठीक है। किसने? जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, ठीक है। अब इसकी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1978 में दिया। अब इनकी सिफारिशें क्या थी? इन्होंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? द्विस्तरीय होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात करी। और कौन कौन होगा? पहले स्तर पर मंडल पंचायत होगी, जो ग्रामीण ना हो, ग्राम ना होकर के इसमें ब्लॉक लेवल पे होगी। कौन सी? मंडल पंचायत, ठीक है। और मंडल पंचायत के साथ साथ क्या होगा? यहाँ पे जिला परिषद होगा दूसरे स्तर पर। यानी कि इन्होंने ग्रामीण पंचायत की बात नहीं करी,
ठीक, किसकी? ग्रामीण पंचायत की बात नहीं करी। और इन्होंने क्या बोला? विकास पंचायतों से अलग एक कौन सी पंचायत होना चाहिए? न्याय पंचायत होना चाहिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, पूछते हैं कि न्याय पंचायत की अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इस न्याय न्याय पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? एक न्यायाधीश होगा, तथा अनुसूचित जनजाति व जातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए किसमें? इस न्याय पंचायत में। और तीसरी सिफारिश क्या थी? पंचायतों का चुनाव कैसे होना चाहिए? दलगत आधार पे होना चाहिए, यानी कि दलीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि पंचायत का चुनाव दल के आधार पर होना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में जैसे हम लोग देखते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब के माध्यम से चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। इन्होंने ही बोला कि दलगत आधार पर पंचायती राज होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही क्या? पंचायतों को आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायतों के पास कराधान की भी शक्ति होना चाहिए, यानी कि वो अपने आय को सुनिश्चित करने के लिए उनके पास कराधान की शक्ति होनी चाहिए। वो किसी भी क्षेत्र में क्या ले सकते हैं? कर लगा सकते हैं और वसूल सकते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, और इन सब व्यवस्था के लिए उन्होंने किसकी भी बात करी? सामाजिक अंकेक्षण या फिर सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। उन्होंने बोला क्या होना चाहिए? सोशल ऑडिट की भी व्यवस्था होना चाहिए। किसने बोला ये? अशोक मेहता जी ने बोला। ठीक है, और पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की ही अवधि में होना चाहिए। कितने? यदि पंचायती चुनाव समाप्त हो रहा है तो यदि पंचायती कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो चुनाव कितने महीने में हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए। तो ये क्या होगा? अशोक मेहता समिति जी की प्रमुख सिफारिशें थी। देखिए, इसमें प्रमुख सिफारिशें द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि इसमें ग्राम स्तर पर पंचायती नहीं होंगी। कहाँ पर होंगी? विकास खंड और जिला स्तर पर होंगी। और इन्होंने क्या बोला? न्याय पंचायत होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सामान्य पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत होना चाहिए, जिसका प्रधान कौन होगा? न्यायाधीश होगा, जो जिसमें इस न्याय पंचायत में एसटी एससी को भी क्या मिलना चाहिए? समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि जो पंचायती चुनाव होगा किसके आधार पर होगा? दलगत व्यवस्था के आधार पर होगा। कराधान की व्यवस्था पंचायतों को होना चाहिए, और प्रत्येक कार्यकाल के पश्चात 6 माह में पंचायती चुनाव को संपन्न कराया जाना चाहिए। ये इसकी क्या थी? प्रमुख सिफारिशें थी। इसके पश्चात जी के वी राव समिति। कौन सी? जी वी के राव समिति। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। जो भी ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो भी संस्थाएं स्थापित की गई है या प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की गई है, उनके कार्यों की समीक्षा करना। ठीक है, तो इस समिति की सिफारिशें क्या थी? सबसे पहले इन्होंने बोला कि योजनाओं का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज्य में जिला परिषद को नियोजन और विकास कार्यक्रमों के लिए उचित क्या बनाना चाहिए? एक निकाय बनाना चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि पंचायती राज्य को यदि आप सशक्त करना है तो जिला जिला स्तर पर क्या बनना चाहिए? इन्होंने जिला स्तर पर एक नियोजन परिषद बनना चाहिए, और जिले को ही विकास की क्या बनाना चाहिए? इकाई बनाना चाहिए। यदि मान लीजिए एक जिला को विकास की इकाई बना दिया जाए तो जिले के अंतर्गत आने वाले सारे विकास खंड, तहसील, ग्रामों का विकास बहुत ही शानदार तरीके से होगा। ये किसने बोला था? जी पी के राव समिति ने बोला। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? जिला विकास आयुक्त की स्थापना करना चाहिए। क्या बोला इन्होंने? जिला विकास आयुक्त की स्थापना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर नामक पद का सृजन करना चाहिए। जिला आयुक्त, जिला विकास आयुक्त। ठीक है, क्या? जिला विकास आयुक्त एक पद बनाना चाहिए जो क्या काम करेगा? इस पद को जिलाधीश से वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, और इसका काम क्या होगा? जिले के विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख कार्य था। और साथ ही जी पी के राव समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की भी बात कही थी। किसको? एस टी एस सी, ओबीसी और महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व की भी बात कही थी। ठीक है, इसके पश्चात पी के थुंगन समिति बनी थी।
ठीक है, याद रख लीजिए, पीके थुंगन समिति, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ही संवैधानिक प्रावधान यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। ठीक है, पीके थुंगन समिति। इसके पश्चात लक्ष्मीमल संघवी, लक्ष्मी एलएम सिंघवी कमेटी का गठन किया गया था। कब एलएम सिंघवी का गठन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। कौन सी सरकार थी? राजीव गांधी जी की सरकार थी। और इन्होंने भी क्या बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसी होना चाहिए? संवैधानिक करना चाहिए। कैसा? संवैधानिक व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए किसे? पंचायतों को। ठीक, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, इन्होंने बोला था। कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। दलगत व्यवस्था को यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। पंचायतों में दलगत व्यवस्था क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए। फिर इन्होंने ही बोला, लक्ष्मीमल ने, कि राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। कौन से? राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। और पंचायतों को करारोपण का क्या होना चाहिए? अधिकार दिया जाना चाहिए। मतलब कि करारोपण वो कर सकते हैं अपनी आय को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, और न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। किसने बोला ये? सिंघवी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था। इन्हीं सिफारिशों के माध्यम से 64वां और 65वां अधिनियम लाया गया था। कब? 64वां एवं 65वां अधिनियम लाया गया था, जो पंचायती एवं स्थानीय स्वशासन से या नगरीय प्रशासन से संबंधित था। ठीक है, लेकिन यह लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा में क्या हो, पारित नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हो गई क्या? हमारी बेसिक हिस्ट्री। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण एवं स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये अधिनियम लाए गए। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इस संविधान में। ठीक है, कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और यह अधिनियम कब लाया गया था? 1992 में। कौन सी सरकार थी उस समय? नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा। ठीक है, और 11वीं अनुसूची के माध्यम से इन्होंने पंचायती राज्य जोड़ा गया। ठीक है, और आर्टिकल 243 से लेकर के कहाँ तक के? 243 से लेकर के 243 ओ तक के पंचायतों को क्या? संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि पंचायतों की स्थापना किस प्रकार होगी, उनके पास क्या पावर होगी, वो किस टाइप से काम करेंगे, इन सब का वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक के पंचायती राज से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। और उसी के साथ साथ 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या नगरीय प्रशासन को क्या किया गया? स्थापित किया गया। कौन से? नगरीय प्रशासन को। ठीक है, और इसका जो प्रावधान है किस अनुसूची 12वीं ऐड की गई। ठीक है, जिसमें कितने विषय होंगे? 18 विषय होंगे। और पंचायत में कितने विषय होंगे? 29 विषय होंगे। ठीक, और ये कहाँ से होंगे? 243 पी से लेकर के 243 कहाँ तक के? 243 जेड ई तक के होंगे। ये कहाँ तक के? 243 जेड ई तक के होंगे। ठीक है, और हम लोग कंफर्म कर लेंगे एक बार। तो ये क्या, एक हमारी बेसिक हिस्ट्री थी कि पंचायती राज्य की स्थापना भारतीय क्षेत्र में या फिर भारत में किस प्रकार से हुई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। कौन कौन सी कमेटी बनी थी? सबसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले बलवंत राय मेहता जी की कमेटी बनी। किसके लिए बनी? सामुदायिक विकास योजना की जांच करने के लिए। फिर उन्होंने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की व्यवस्था की बात कही। उसके पश्चात अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। इन्होंने बोला कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए और न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। इसके पश्चात जी वी के राव कमेटी बनी। इन्होंने क्या बोला कि जिले को ही एक विकास की यूनिट बनाना चाहिए या इकाई बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से समस्त जिले के अंतर्गत आने वाले गांव का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि जिला विकास आयुक्त मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पद सृजित किया जाना चाहिए, जो ग्रामीण विकास के लिए क्या हो? उत्तरदायी हो। और इन्होंने क्या बोला? एसटी एससी ओबीसी एवं महिलाओं को क्या प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? किसमें? पंचायतों में। और साथ ही पीके थुंगन कमेटी बनी। पीके थुंगन कमेटी ने भी क्या बोला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके पश्चात लक्ष्मीमल कमेटी बनी। कब? 1986 में बनी। इन्होंने भी क्या बोला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। दलगत चुनाव पे क्या होना चाहिए? रोक लगना चाहिए। और
राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, करारोपण की शक्ति पंचायत के पास होना चाहिए और न्याय पंचायत होना चाहिए। किसने बोला है? लक्ष्मण सिंघवी कमेटी ने बोला। इसके पश्चात 73वें 74वें संविधान संशोधन लाए गए भारत सरकार के द्वारा। कब? 1992 में। ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। साथ ही कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए। अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक के क्या जोड़ा गया? पंचायती राज जोड़ा गया। और अनुसूची 12वीं के माध्यम से क्या 243 अनुच्छेद पी से लेकर के 243 अनुच्छेद जेड ई तक के नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि पंचायतों का मध्य प्रदेश में किस प्रकार लागू किया। ठीक है, किस प्रकार लाया गया। ठीक है, या पंचायत की किस प्रकार की व्यवस्था थी, इसे कर लीजिएगा, जेड जी कर लीजिएगा। कहा 243 के जेड जी तक के प्रावधान है किसका? नगरीय प्रशासन। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज। देखिए, सबसे पहले तो सिंपल सा हम लोग देखें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था। तो 24 अप्रैल, डेट याद कर लीजिएगा, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, ये लागू हुआ था किसमें? केंद्र सरकार के द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है। अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज कहाँ पर? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, इसके मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब सेंट्रल में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, कब? 1955 में। तो उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी एक कमेटी बनी थी पंचायत से संबंधित। ठीक है, कब बनी थी? 1957 में ही बनी थी। कौन सी समिति? काशी प्रसाद पांडे समिति। कौन सी? काशी प्रसाद पांडे समिति बनी थी। और ये 15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1958 में दिया था। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित। और इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाएगा। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाया गया। कब? 1962 को। कब? 1962 को लाया गया। ठीक है, ठीक। और इन्होंने क्या बोला कि जहां पर 1500 से लेकर के 2500 की जनसंख्या होगी वहां पर एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। किसने बोला? काशी प्रसाद समिति ने बोला। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी। इसके पश्चात इसी अधिनियम में 1981 में संशोधन किया गया। ठीक है, 1981 में संशोधन के पश्चात 1988 में संशोधन किया गया। ठीक। और 1988 में संशोधन करने के पश्चात जब 73वां संविधान संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, तो इसी अधिनियम के अंतर्गत या इसी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम 1993 पारित किया गया। कितना? 1993 पारित किया गया। और इसे मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को कब से अपनाया? 26 जनवरी 1994। 26 जनवरी 1994 को ही मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, और सेंट्रल ने कब पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो ये दोनों डेट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए मैंने दोनों डेट एक साथ आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे पंचायती राज व्यवस्था की हिस्ट्री हो। और देखिए, 1965 में सबसे पहले मध्य प्रदेश में, पहले तो नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में 1965 में पहली बार ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर ही होंगी। ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि पंचायतों की कितनी क्या व्यवस्था होती है, यानी कि पंचायती तीन स्तरीय पंचायत होती है। कितनी? 3 स्तरीय। सबसे पहले कौन सी पंचायत होगी? ग्राम पंचायत। कौन सी होगी? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के पश्चात कौन सी पंचायत होगी? फिर जनपद पंचायत है, जो विकास खंड लेवल पर होंगी। कौन सी? जनपद
पंचायतें, और तीसरी कौन सी पंचायतें होती है? जिला पंचायतें, जिला पंचायतें। ठीक है, और इसमें जनसंख्या कितनी होती है? 1000। ठीक है, और यहाँ पे जनपद पंचायत में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000। और जिला पंचायत में कितनी जनसंख्या होना चाहिए? 50,000। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए? जनसंख्या इनका क्या है? प्रमुख आधार है। इसके पश्चात वार्ड कितने होने चाहिए? 10 से लेके 20 होना चाहिए ग्राम पंचायत में। और जनपद पंचायत में 10 से लेके 25, और जिला पंचायत में कितनी होनी चाहिए? 10 से लेकर के 35 होना चाहिए। ठीक है, जो सदस्य होते हैं, सदस्यों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे पंच कहा जाता है, यहाँ पे पार्षद कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। ठीक है, या फिर सदस्य कहा जाता है। ठीक है, और इनका चुनाव कैसे होती है? प्रत्यक्ष होता है। जबकि जो ग्राम पंचायत का सरपंच होगा उसका चुनाव भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि जनपद पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसी प्रकार जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा? पंचायती राज व्यवस्था की बेसिक इंफॉर्मेशन। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता ही है ना। अब देखेंगे हम लोग कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार, देखिए अब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं? 29 विषय आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इन्होंने लास्ट वाले मेंस में 2023 के मेंस में इन्होंने पूछ लिया था कि विषय की बारे में टिप्पणी करें। ठीक है, तो कौन कौन से विषय होंगे? सबसे पहले मैं आपको एक रीड करके बता रहा हूँ कि 29 विषय कौन कौन से होंगे। ठीक है, कृषि होगा, कृषि के पश्चात भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग। ठीक है, सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी, लघु वन उपज। ठीक, खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन एवं चारा, सड़क पुलिया, जलमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, पूर्ण एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, सांस्कृतिक क्रियाकलाप। ठीक है, बाजार एवं मेले, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, दुर्बल वर्गों और विशिष्टता, अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। ये 29 विषयों के अंतर्गत पंचायत अपने कार्यों को क्या करता है? संचालित करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब देखिए 2018 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की गई थी। कब? 2018 में। याद कर लीजिएगा, 2018 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की स्थापना की गई थी। अब देखिए मैं आपको पंचायत एवं नगरीय प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको मैं इसमें कंपैरिजन फॉर्म में कराऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। इसलिए अभी हम लोग पंचायत और नगरीय प्रशासन से संबंधित बेसिक जानकारी को देखेंगे, इसके पश्चात इनके संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा? पंचायती राज से संबंधित टोटल 29 जो सब्जेक्ट हैं हमारे, और 29 सब्जेक्ट में इस कौन कौन से सब्जेक्टों को शामिल किया गया और सरकार के द्वारा या पंचायत के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, वो फैक्ट आप लिखते चलिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें महिला पंचायत। मध्य प्रदेश में महिला पंचायत का आयोजन कब किया गया था? 2006 में। महिला पंचायत कब? 2006 में। लिखते चलिए। किसान पंचायत भी कब? 2006 में। किसान पंचायत 2006 में। आदिवासी पंचायत 2007 में। वन पंचायत भी कब आई थी? 2007 में, क्योंकि आदिवासी लोग कहाँ पे निवास करते हैं? वनों में निवास करते हैं। ये केवल ट्रिक है स्टूडेंट्स, है ना, याद रखने की, मैं कहीं से कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ। अनुसूचित जाति पंचायत भी कब बनी? 2007 में। अनुसूचित जाति मतलब एससी पंचायत। इसके पश्चात लघु उद्यमी पंचायत, लघु उद्यमी पंचायत ये भी कब बनी? 2007 में बनी। ठीक है, खेल पंचायत आईएमपी खेल पंचायत भी कब बनी? 2007 में। ठीक है, शिल्पी और कारीगर पंचायत भी कब बनी? 2007 में। शिल्पी और कारीगर पंचायत भी कब बनी? 2007 में। खेतीहारी मजदूर
या खेतीहारी श्रमिक सम्मेलन मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का शुभारंभ भी कब किया गया था? 2007 में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, खेतीहारी श्रमिक सम्मेलन एवं मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? 2007 में। ठीक है। किसान महापंचायत आईएमपी है। किसान महापंचायत कब प्रारंभ की गई थी? 2008 में। कब संपन्न हुई थी? 2008 में। और ये कहाँ पर? जम्बूरी मैदान के भोपाल में हुई थी। ठीक। फिर आते हैं कौन सी? निशक्त जन पंचायत कब हुई थी? निशक्त जन पंचायत ये भी 2008 में हुई थी। ठीक है। और एक आईएमपी है मछुआ पंचायत। मछुआ पंचायत कहाँ पर हुई थी? जबलपुर में हुई थी। ये भी 2008 में हुई थी। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कौन सी? अटल किसान महापंचायत। अटल किसान महापंचायत कब संपन्न हुई थी? 2012 में संपन्न हुई थी। ठीक है। ये हो गई क्या? प्रमुख पंचायतें कब कब स्थापित हुई। और लेटेस्ट में एक नई पंचायत बनी थी निजी चिकित्सक महापंचायत। कब? 2018 में। तो पंचायत से संबंधित आईएमपी फैक्ट है जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी। ठीक है। और अन्य फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पंचायत भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम मध्य प्रदेश में पंचायत भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम कब लाया गया? 2011 में लाया गया। ठीक है। और पंचायत विभाग के द्वारा पंचायिका का प्रकाशन किया जाता है, पंचायत दर्पण का प्रकाशन किया जाता है। कौन सा? पंचायिका प्रकाशन और पंचायती दर्पण इत्यादि का प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा? पंचायती विभाग के द्वारा। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले पूछेगा ग्राम पंचायत में कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? ठीक है। ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए 1000 सदस्यों का होना अनिवार्य है। इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है? वार्ड पंच कहा जाता है। और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, उसे क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्या? नगरीय प्रशासन। क्या देखेंगे? नगरीय प्रशासन की मध्य प्रदेश में किस प्रकार नगरीय प्रशासन को लागू किया गया। ठीक है। सबसे पहले नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश में नगर एवं नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया था? नगर पालिका अधिनियम लाया गया था 1956 में। कब? नगर पालिका निगम। ठीक है। नगर पालिका निगम अधिनियम कब लाया गया था? 1956 में लाया गया था। ठीक है। जिसके द्वारा संपूर्ण प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन किया जाता और इस व्यवस्था को वास्तविक सफलता उस समय प्राप्त हुई जब 74वें संविधान संशोधन। कौन सा? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। कब? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब इसकी क्या हुई? सफल स्थापना हुई। किसकी? नगरीय प्रशासन की। ठीक है। और इस अधिनियम को, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम है, इसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा पहला राज्य था? पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी। ठीक है। कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था या फिर नगरीय प्रशासन को प्रारंभ किया गया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि किस प्रकार से इनका गठन किया जाता है। किसका? नगरीय प्रशासन का। ठीक है। आर्टिकल वही है। आर्टिकल क्या है? 243 के पी से लेकर के 243 जेड ई तक के नगरीय प्रशासन से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है। भाग 19 के ए में है। ठीक है। और अनुसूची क्या है? अनुसूची 12 है। और कितने विषय आते हैं इसके अंतर्गत? 18 विषय आते हैं। अब इन 18 विषय की जानकारी रख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से 18 विषय होंगे। देखिए, कभी भी मेंस में ये पूछ सकता है और पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग इनको क्या करेंगे? एक बार रीड कर लेंगे। सबसे पहले कौन कौन से विषय होंगे? तो देखिए, नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी शामिल होगा। क्या? नगर योजना। ठीक, नगर योजना। फिर क्या है? भूमि उपयोग, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना तीसरा। चौथा क्या है? सड़कें एवं पुल। पांचवा क्या? घरेलू वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल आपूर्ति। ठीक है। यानी कि सिंपल सा बोल सकते हैं जल आपूर्ति। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
ठीक, अग्निशमन सेवाएं, अग्निशमन सेवाओं के पश्चात नगरीय वानिकी कार्यक्रम, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकी आयाम, समाज के दुर्बल वर्ग जिनके अंतर्गत दिव्यांग, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी शामिल हैं, के हितों की रक्षा करना, झुग्गी बस्ती सुधार एवं प्रोन्नयन कार्यक्रम, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं, अन्य सुविधाएं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था करना, ठीक है, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि करना, शव को दफनाना, ठीक, कांजी हाउस, ठीक है, कैटल पोन्स जिसको बोलते हैं, पशु के प्रति क्रूरता का निवारण, कब लाया गया था अधिनियम? 1960 में लाया गया था, ठीक है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, सार्वजनिक सुख सुविधाएं और वधशाला और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन करना। इन 18 सब्जेक्टों के अंतर्गत नगरीय सुशासन या नगरीय प्रशासन कार्य करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नगरीय प्रशासन किस प्रकार निर्मित किया जाता है या फिर इसकी संरचना किस प्रकार होती है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग नगर पंचायत क्या होती है, नगर पंचायत, फिर क्या होती है नगर पालिका, और क्या होते हैं फिर नगर निगम, ठीक है। कितनी नगर निगम, नगर पंचायत कब इनका गठन कब होता है? संक्रमणशील क्षेत्रों में होता है। और नगर पालिका का गठन कब किया जाता है? लघुत्तर क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। और नगर निगम कब स्थापित किया जाते हैं? वृहत स्तरीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। अब नगर पंचायत की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5,000 से लेकर के कितनी 20,000 की जनसंख्या होना चाहिए। 5,000 से लेकर के 20,000, सॉरी पेन काम नहीं कर रहा, 5,000 से लेकर के 20,000 की जनसंख्या होना चाहिए। और नगर पालिका के लिए 20,000 से लेकर के कितनी होना चाहिए? 1 लाख तक की जनसंख्या होना चाहिए। वैसे यहाँ जनसंख्या लिखा नहीं है लेकिन आप फिर भी लिख सकते हैं, कितनी 20,000 से लेकर के 1 लाख तक के। और नगर निगम के लिए कितनी 1 लाख से अधिक की जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है, नगर निगम के लिए, ठीक। अब वार्ड संख्या देख लेते हैं। नगर पंचायत में कितने 15 से लेकर के 40 वार्ड होंगे, जबकि नगर पालिका में कितने होंगे? यहाँ पर भी 15 से लेकर के 40 वार्ड होंगे। और नगर निगम में कितने होंगे? 40 से लेकर के 70 वार्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे मनोनीत सदस्य कितने होंगे? मनोनीत सदस्य कितने होंगे? नगर पंचायत में 2 मनोनीत सदस्य होंगे, नगर पालिका में 4 मनोनीत सदस्य होंगे, और नगर निगम में कितने होंगे? 6 मनोनीत सदस्य होंगे। कार्यकाल प्रत्येक पंचायती राज व्यवस्था का भी कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा प्रत्येक का कार्यकाल, ठीक है। और मुख्य अधिकारी कौन होगा? राज्य सरकार के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी? यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और यहाँ पे किसकी नियुक्ति की जाएगी? नगर पालिका में CMO, चीफ म्युनिसिपलिटी ऑफिसर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? नगर निगम आयुक्त होगा। कहाँ पे? नगर निगम में नगर निगम आयुक्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समिति में कौन कौन होगा? तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल समिति होती है। इसके सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्यीय कमेटी होती है। एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा? प्रेसिडेंट इन कमेटी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा? 1 और 6, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? मेयर इन काउंसिल होती है। क्या? मेयर इन काउंसिल, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। ये क्या हो गई? सिंपल सी व्यवस्था हो गई, ठीक है। और साथ में यहाँ पे 5 अन्य कमेटियाँ होंगी, यहाँ पे 7 अन्य कमेटी होंगी, और यहाँ पे कितनी कमेटी होंगी? 10 कमेटी होंगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाना है प्रीलिम्स में कि कितनी जनसंख्या कहाँ पर होती है और किस किस पद्धति पे वो कार्य करती है। अब देखिए, सबसे पहला नगर निगम कौन सा था? जबलपुर नगर निगम था। कौन सा था? जबलपुर नगर निगम। कब बना था? 1864 में जबलपुर नगर निगम बना था। नगर निगम, पहला नगर निगम। और पहली नगर पालिका कौन सी थी? दतिया थी। पहली नगर पालिका कौन सी थी? दतिया। ये IMP फैक्ट है, आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कौन सी नगर पालिका थी? दतिया नगर पालिका, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारे IMP फैक्ट होगा, ठीक है। और ये कितने 18 विषयों के अंतर्गत अपने कार्य को क्या करता है? संचालित करता है। और वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है? वर्तमान में भी 17 देखने को मिलेंगे और 18वां प्रस्तावित है।
ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 16 नगर निगम थे हमारे। ठीक है। आईएमपी है। नगर पालिकाएं कितनी है? 99 है। नगर पालिका कितनी है? 99। और ये वर्तमान में इसका डेटा आपको 17 मिल रहा है। नगर पंचायतें कितनी है? 298 नगर पंचायतें हैं। कितनी? 298 नगर पंचायतें। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक कमेटी बनी थी। कौन सी? राजेंद्र धरकर कमेटी। किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित, नगरीय प्रशासन से। कौन सी? राजेंद्र धरकर समिति। आईएमपी है ये। आपको पेपर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी कि काशी प्रसाद पांडे कमेटी का संबंध किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से। और राजेंद्र धरकर धारकर समिति किससे संबंधित है? नगरीय निकायों के गठन से संबंधित है। ठीक है। तो ये हो गई क्या? हमारी प्रमुख नगरीय प्रशासन की व्यवस्था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। ठीक है। एक तरफ मैं आपको पंचायतों से संबंधित प्रावधान बताऊंगा और दूसरी तरफ आपको नगर निगम से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान बताऊंगा। देखिए, पंचायतों का वर्णन संविधान के किस भाग में? भाग 9, भाग 9 में है पंचायतों का वर्णन। और नगर पालिका का वर्णन कब है? या फिर नगर पंचायत का, नगर प्रशासन का 9B में वर्णन है। यहाँ पे 11वीं अनुसूची हो जाती है, यहाँ पे 12वीं अनुसूची हो जाती है। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक के, यहाँ 243 पी से लेकर के 243 जेड ई तक के वर्णन है। ठीक है। तो ये क्या होगी? बेसिक जानकारी होगी। अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से आर्टिकल है। ठीक है। हम इसे कंपेयर करके पढ़ेंगे। कैसा? कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले 243, 243 में क्या परिभाषा है? किसकी? पंचायत की। ठीक है। वही 243 के पी में किसकी परिभाषा है? नगर पालिका या नगर पंचायत की। ठीक है। फिर 243 के ए में, 243 के में क्या है? ग्राम सभा की। ग्राम सभा में कौन कौन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा? ठीक है। उसी प्रकार 243 के क्यू में नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका का गठन है। ठीक। फिर 243 के 243 के बी में, 243 के बी में क्या होगा? पंचायतों का गठन। ठीक। और यहाँ पे क्या होगा? 243 PQR, तो आर में क्या होगा? पंचायतों की संरचना होगी। ठीक है। ये हो गया। ठीक। फिर 243 के सी में क्या होगा? 200, 243 के सी में क्या होगा? तो 243 का 243 के सी में क्या होगा? बताइए। देखिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए, हम लोग इसी प्रकार इसे याद करते चलेंगे। ठीक है। कंपेयर करके, क्योंकि कंपेयर करने में आसानी होगी याद करने में, इसलिए मैं आपको कंपेयर करके याद करवा रहा हूँ। ठीक है। 243 के सी में क्या होगा? 243 के सी में क्या होगा? पंचायतों की संरचना। सी माने कि आप इसका ट्रिक याद करते हैं, सी एस यानी कि स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग? संरचना बोलते हैं। ठीक है। छोटी छोटी ट्रिक है, तो आप ट्रिक के माध्यम से भी इन आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार 243 के एस में क्या होगा? 243 PQRS, तो एस में क्या होगा? यहाँ पे वार्ड समितियों एवं इसकी वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना। यहाँ भी 243 के एस में, एस मतलब स्ट्रक्चर, तो वार्ड समितियों गठन एवं संरचना होगी। फिर 243 के डी में, 243 के डी में क्या होगा? आरक्षण होगा पंचायतों में। मध्य प्रदेश में देखें तो कितना आरक्षण है? 50% महिला आरक्षण दिया गया। वहीं पर 243 के टी में क्या है? नगर पंचायत में किसका होगा? फिर नगर पालिका में आरक्षण होगा 243 के टी में। ये 2020 के पेपर में पूछ चुका है। ठीक है। तो 243 के टी के बाद ई में क्या होगा? ई में पंचायतों की अवधि होगी। कब? ई में पंचायतों की अवधि। इसे कैसे याद कर सकते हैं? ईटी यानी टेन्योर। क्या होगा? पंचायतों का कार्यकाल। लिख लीजिए, पंचायतों का कार्यकाल।
इसी प्रकार 243 के यू में नगर पालिका का कार्यकाल यूटी, आप बोलते हैं ना यूनियन टेरिटरी। इसी प्रकार ईटी, तो टी से क्या जा सकते हैं आप, टेन्योर। टेन्योर मतलब कि कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। ठीक है, फिर 243 का एफ, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो एफ में क्या होगा, पंचायतों की जो सदस्य होंगे उनकी क्या होंगी, योग्यताएं। ठीक है, क्या होंगी, योग्यताएं। ये यदि वो फाल्स है या फिर कैसा है, राइट है, तो फाल्स से याद रख लेगा, अयोग्यताएं। ठीक है, और इसी प्रकार 243 के यहाँ पे क्या होगा, यू, यू के बाद वी, क्या होगा, वी, वी से भी वो लोग देखेंगे वो योग्य है या नहीं सदस्य बनने के। ठीक, इसी प्रकार 243 का जी, जी से जीपी याद कर सकते हैं। जी से क्या होगा, पावर। ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने की, क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, पंचायतों की शक्तियां एवं अधिकार होगा। उसी प्रकार 243 का क्या देखेंगे हम लोग, डब्लू, डब्लू पी से याद रख सकते हैं, ये भी क्या होगा, पावर एवं शक्तियां। देखिए, आप कुछ भी ट्रिक बना के इसे आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। और देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इसके पश्चात 243 क्या होगा, एच होगा। ठीक है, एच, और एच में क्या करते हैं, कर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, एच टी, एच टी पी, ऐसा याद कर सकते हैं आप। एच टी, टी का अर्थ क्या होता है, टैक्सेशन। तो पंचायत 243 के अंतर्गत कर लगा सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, 243 एक्स होगा कि नगर पालिकाएं अपने करों को क्या कर सकती हैं, अधिरोपित कर सकती हैं। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट आर्टिकल होगा हमारा 243। ठीक है, एच के बाद जी, सॉरी एच के बाद होता है आई। आई क्या है, यहाँ पे वित्त आयोग का गठन करेगा। इनकम, इनकम से याद कर सकते हैं वित्त आयोग का गठन। ठीक है, वित्त आयोग का गठन 243 के आई में। और इस साइड पे किस, कौन सा आर्टिकल होगा, नगर प्रशासन में 243 के वाई में, आई वाई ऐसा याद कर सकते हैं, आई वाई वित्त आयोग का गठन। ठीक है, उसके पश्चात 243, 200 243 के जे, आई के बाद जे होता है। जे में क्या होगा, लेखाओं का परीक्षण। ठीक है, किसका, लेखाओं, ए जे से याद कर सकते हैं, लेखाओं, अकाउंटिंग क्या होगा, ऑडिट होगा। किसका, लेखाओं का ऑडिट। यहाँ पे 243 एक्स के बाद, वाई के बाद क्या होता है, जेड। तो जेड में क्या होगा, अंत होगा, तो क्या ऑडिट करेंगे, यहाँ पे याद कर सकते हैं ऑडिट। ठीक है, 243 के जेड में। इसी प्रकार 243 के में क्या हो जाएगा, के ई, काइनेटिक एनर्जी से याद कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब आपको कार्यकाल आगे बढ़ाना है या नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, के ई, और यहाँ पे क्या होगा, 243 जेड ए होगा। ठीक है, जब आप पुनः कार्यकाल स्टार्ट करेंगे तो ए से करेंगे, क्योंकि ए हमारा क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट है। जब ए बी सी डी खत्म हो जाती है, 26 अक्षर, जेड खत्म हो जाते हैं, पुनः ए आता है, तो हम लोग पुनः कार्यकाल के लिए किसका रुख करेंगे, निर्वाचन आयोग का रुख करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसी प्रकार 243 का जे के बाद क्या हो जाएगा, के के बाद एल। ठीक है, एल यानी कि संघ राज्यों में लागू होना। जो भी हमारे संघ राज्य हैं वहां पे पंचायती व्यवस्था लागू होगी या नहीं, इसका वर्णन किस पे किया गया, 243 के एल में किया गया है। उसी के बाद 243 का जेड बी, 243 के जेड बी में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। ठीक है, सेम प्रावधान है। अब यहाँ पे 243 के एम, 243 के एम में क्या है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, यानी कि यह नियम कुछ कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, यह अधिनियम। ठीक है, किस, कहाँ पर वर्णन है इसका, एम, एम यानी कि नहीं, मिनिमम, मिनिमम से याद रख सकते हैं, कुछ क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, 243 का जेड सी, कि कुछ क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 243 का एन, 243 का एन, इसके अंतर्गत क्या क्या गया, विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बना रहना, विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बना रहना। उसके पश्चात 243 ओ, इसमें क्या है, निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय, यानी कि निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, या फिर न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाया गया है, किसमें, 243 के ओ में। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे नगरीय प्रशासन में,
कहाँ तक के देख लिया था हम लोगों ने, जेड सी तक के देख लिया था। अब देखेंगे जेड डी, डी से डिस्ट्रिक्ट, तो क्या बोल सकते हैं, जिला योजना की समिति होगी। जिला योजना के लिए क्या बनेगी, एक कमेटी बनेगी, किसके लिए, जेड डी के अंतर्गत बनेगी। ठीक है, उसी प्रकार जेड ई, जेड ई में क्या है, महानगर योजना से संबंधित कमेटी होगी, महानगर योजना से संबंधित कमेटी बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार जेड एफ, जेड एफ में क्या है, विद्यमान विधियों का एवं नगर पालिका का बना रहना। ठीक है, विद्यमान विधियों के साथ साथ नगर पालिकाओं का बना बना रहना, किसमें, जेड एफ में। और जेड जी में क्या है, जेड जी में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है, यानी कि प्रतिबंध लगाया गया किस पे, न्यायालय के हस्तक्षेप पर। ये क्या हो गया, हमारे प्रमुख पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए कंपैरिजन में आपको याद करना है। ठीक, किस प्रकार, जैसे मैंने बताया, पुनः एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, कि 243 में पंचायत की परिभाषा है, उसी प्रकार 243 के बी में नगर निगम नगरीय प्रशासन की परिभाषा है। 243 के ए में ग्राम सभा का गठन है, यहाँ पे नगर पालिका का गठन है। फिर 243 के बी में क्या होगा, पंचायतों का क्या होगा, यहाँ पे पंचायतों की संरचना होगी। ठीक है, देखिए पंचायतों का गठन होगा, सॉरी पंचायतों का गठन होगा। उसी प्रकार 243 के आर में क्या होगा, संरचना होगी, इसकी संरचना। ठीक, फिर 243 के एस में सी में क्या होगा, ग्राम पंचायत की संरचना होगी। और इसी प्रकार 243 के एस में क्या होगा, वार्ड पंचायत की संरचना, है ना। वार्ड पंचायतों की संरचना के साथ साथ क्या होगा, उनका गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। फिर 243 के डी में, डी यानी कि डॉक्टर, तो आर याद रख सकते हैं, डी यानी कि 243 डी, और आर यानी कि रिजर्वेशन। ठीक है, डी आर, उसी प्रकार यहाँ याद क्या कर सकते हैं आप, टी आर। ठीक है, टी आर यानी कि रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान होगा। ठीक, 243 का ई, ई यानी कि ई टी, और यहाँ पे क्या होगा, यू टी, ई टी यानी कि टेन्योर, और यहाँ पे यू टी यानी कि टी बोले तो कार्यकाल। ठीक है, कितना होगा, 5-5 वर्षों का होगा। उसी प्रकार 243 एफ, एफ मतलब वो सही है या गलत, फॉल्स है या ट्रू है, तो ट्रू यानी कि सही होगा, तो योग्यता संबंधी प्रावधान होगी, यहाँ पे क्या होगा, वी। ठीक, फिर 243 का जी, जीपी, जी से क्या याद रख सकते हैं आप, पावर, शक्ति, अधिकार। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू पी। ठीक है, डब्ल्यू होगा, पी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये ट्रिक है, पावर से संबंध हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, शक्तियां एवं अधिकार। उसी प्रकार 243 एच, एच क्या है, एच टी पी, तो टी याद करते थे, टी मतलब टैक्सेशन, यानी कि कर लगाने की शक्ति किस में होगी, 243 के एच में होगी। वहीं हम लोग नगरीय प्रशासन में बात करें 243 एक्स, एक्स यानी कि पैसा, आप तो क्या लेंगे, सब पैसा लेंगे। ठीक है, या फिर टैक्स लेंगे, कौन लेगी, नगर पालिका प्रशासन लेंगे। ठीक, फिर 243 के आई, आई यानी कि इनकम, और इनकम किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पे आई वाई, वाई यानी कि ये भी वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, आईएमपी आपको इसी प्रकार ट्रिक्स के माध्यम से ही इन सब प्रावधानों को याद करने हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार इस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर अपने नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, हमारे प्रमुख आईएमपी आर्टिकल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।